हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैटरनल हेल्थ से है। आज हम इस वीडियो में मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि अगर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। उसके लिए हम जब फैलोपियन ट्यूब जो है उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं। तो कौन सा टर्म यूज करेंगे हम उसके लिए? सल्पिंजेक्टोमी। क्या यूज करेंगे? सल्पिंजेक्टोमी। इसका राइट आंसर बी होगा, सल्पिंजेक्टोमी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसमें उसका इन्फ्लामेशन जो होता है उसे हम क्या कहेंगे। हमारे फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन अगर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम उसे? सल्पिंजाइटिस। इसका राइट आंसर सी होगा, सल्पिंजाइटिस। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी रैप्चर। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि हमारी जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी रैप्चर होती है उसका मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट इसका क्या होगा? वो है इस्थमस। इस्थमस जो है वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी रैप्चर होने का मोस्ट कॉमन साइट है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट साइट टू परफॉर्म ट्यूबेक्टोमी एंड रिकैनुलाइजेशन इन। यानी कि इसमें ये आपको बताना है कि जो ट्यूबेक्टोमी और रिकैनुलाइजेशन है उसका बेस्ट साइट कौन सा है। तो कौन सी इसकी बेस्ट साइट है? इसकी बेस्ट साइट है इस्थमस। इसका जो राइट आंसर होगा वो इस्थमस है। ये ट्यूबेक्टोमी और रिकैनुलाइजेशन के लिए भी बेस्ट साइड होती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे अच्छी साइड कौन सी मानी जाती है। तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छी साइट कौन सी है? वो है एम्पुला। इसका राइट आंसर सी होगा, एम्पुला। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेग सेल इज अ होमोलोगस सेल इन मेल बॉडी। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो पेग सेल होती हैं वह किसके हीमोलोगस होती हैं। तो किसके हीमोलोगस होती हैं? तो ये है सर्टोली सेल। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल होती हैं वो टेस्टिस में पाई जाती हैं और ये जो है ये स्पर्म को ओरिजिनेट करने का भी काम करती हैं। सर्टोली सेल इसका जो है वो राइट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू चेक फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमें फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करना है तो हमसे
कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए, वो है रूविन टेस्ट। इसका राइट आंसर डी होगा, रूविन टेस्ट। और ये जो रूविन टेस्ट है इसमें हम कौन सी गैस यूज करते हैं, वो है CO2 गैस यूज करते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द रूविन टेस्ट। देखिए इसमें अभी जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो इसमें जो है वो रूविन टेस्ट के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं हम, वो है CO2। इसका राइट आंसर बी होगा, CO2। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ द ओवरी इज नॉन एज। यानी कि इसमें अब ये पूछा है कि ओवरी के रिमूवल के लिए हम क्या यूज करते हैं। यानी कि जो हमारी ओवरी जब रिमूव होती है तो उसको हम एक पढ़ने के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे। तो इसमें हम कौन सा टर्म यूज करेंगे ओवरी रिमूवल के लिए, तो वो है ऑफ्रेक्टॉमी। इसका राइट आंसर ए होगा, ऑफ्रेक्टॉमी। ऑफ्रेक्टॉमी हम ओवरी रिमूवल के लिए यूज करते हैं और जो सल्पिंजेक्टॉमी है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज करते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ द ओवरी इज। यानी कि इसमें ये पूछा है कि ओवरी का शेप कैसा होता है। तो ओवरी का शेप कैसा होता है, ओवल शेप। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, ओवल शेप। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्लेमेशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज। यानी कि इसमें हमको ये बताना है कि जो ओवरी का इन्फ्लेमेशन है इसे हम क्या कहेंगे। तो ओवरी के इन्फ्लेमेशन के लिए हम क्या कहेंगे, ऑफ्राइटिस। और ये जो सल्पिंजाइटिस है वो फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑफ्राइटिस होगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ ओवरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव। यानी कि इसमें ये पूछा है कि रिप्रोडक्टिव एज के समय ओवरी का जो कलर होता है वो कैसे देखने को मिलता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव के टाइम पर हमारे ओवरी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, कैसा होगा, पिंकिश ग्रे कलर का। हमारी जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव के टाइम पर पिंकिश ग्रे कलर की दिखेगी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल वेट ऑफ ओवरी। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि ओवरी का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मल वेट कितना होगा ओवरी का, 0.14 ऑन्स। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 0.14 ऑन्स। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलेस्ट सेल प्रेजेंट इन मेडुला पार्ट इन इफ ओवरी इज अ हीमोलोगस सेल इन मेल बॉडी। यानी कि इसमें हील सेल जो होती है मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होती है ऑफ ओवरी। तो ये मेल के अंदर यह किससे हीमोलोगस होती है। यानी कि जो हील सेल होती है वो मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल के अंदर है किससे हीमोलोगस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि जो लाइडिंग सेल है और इंटरस्टिशियल सेल है ये
ओवरी की हीमोलॉगस होती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ए एंड बी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन रिप्रोडक्टिव एज इज। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल कितने होते हैं। तो इसमें ग्राफिकल फॉलिकल कितने होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, वो है 4 लाख। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, 4 लाख। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। यानी कि इसमें ये बताना है कि आपका स्पर्म जो है वो ओवम से जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि इसमें जब स्पर्म और ओवम एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसका राइट आंसर सी होगा, फर्टिलाइजेशन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि आपकी ओवरी का पहला काम क्या होता है। तो ओवरी का सबसे पहला काम क्या होगा, ओवम फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ओवम फॉर्मेशन। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पर्पस क्या है। यानी कि इसका मेन मोटिव जो होता है वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है, वो है ओवुलेशन। इसका राइट आंसर सी होगा, ओवुलेशन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ड्यूरिंग ओवुलेशन। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि ओवुलेशन के दौरान कितना प्रेशर जनरेट होता है। तो ओवुलेशन के दौरान कितना प्रेशर जनरेट होता है, 10 to 20 mmHg। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 10 to 20 mmHg। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ओवुलेशन ओवम इज रिलीज इन विच कैविटी। यानी कि जब ओवुलेशन होता है तब ओवम कौन सी कैविटी से रिलीज होता है। तो इसमें ओवम कौन सी कैविटी से रिलीज होगा, वो है एब्डोमिनल कैविटी। इसका राइट आंसर बी होगा, एब्डोमिनल कैविटी। दोस्तों बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहेंगे, मेनार्ची। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, मेनार्ची। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक एज ऑफ मेनार्ची इज। यानी कि मेनार्ची की जो पीक एज है वो क्या होगी। तो मेनार्ची की पीक एज क्या होती है, वो है 13 ईयर्स। यानी कि 13 साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम इज। यानी कि इसमें आपको ये इंडोमेट्रियम की जो नॉर्मल थिकनेस होती है वो कितनी होती है। और ये जो इंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, इंडोमेट्रियम। तो इसका जो इंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो क्या होगी, वो होगी 8 to 10 mm। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, 8 to 10 mm। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होल मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन
रेगुलेशन इन, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एस्ट्रोजन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रेगुलेट ऑफ फॉलिकुलर फेज, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो फॉलिकुलर फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फॉलिकुलर फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, वो है FSH। ये जो FSH हार्मोन है वो फॉलिकुलर फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, FSH। और इस फेज में क्या होता है, फॉलिकल बनते हैं। जो फॉलिकल इसको मैच्योर करने वाला हार्मोन जो है वो FSH है। फॉलिकल को जो हार्मोन मैच्योर करता है वो FSH हार्मोन ही है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो ओवुलेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा इसके लिए, वो है LH। LH हार्मोन जो है वो ओवम को रिलीज करने वाला हार्मोन भी माना जाता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लूटियल फेज, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि लूटियल फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इसमें लूटियल फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो है LH एंड FSH, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, LH एंड FSH। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच हार्मोन इज रेगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज इन मेंस्ट्रुएशन इज, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये मेंस्ट्रुएशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, वो है डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, यानी कि इसका राइट आंसर बी एंड सी होगा। राइट आंसर डी होगा, बी एंड सी। इसमें जो डिक्रीज एस्ट्रोजन है और डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन है वो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ LH एंड FSH हार्मोन, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि LH और FSH हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो है 5 to 20 MU/ml, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, 5 to 20 ml/ml। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन इज आवर्स बिफोर ओवुलेशन पीक वैल्यू ऑफ एस्ट्रोजन, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन की जो पीक वैल्यू है वो कब देखने को मिलती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की पीक वैल्यू कब देखने को मिलती है, 24 to 36 आवर्स, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 24 to 36 आवर्स। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज। यानी कि इसमें आपको एस्ट्रोजन हार्मोन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो बताना है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो है 50 to 500 pg/dl। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 50 to 500 pg/dl। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव। यानी कि इसमें यह बताना है कि रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कौन सा एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। तो कौन सा हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्रोडक्टिव के टाइम पे, तो वो है एस्ट्रोडियोल हार्मोन। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, एस्ट्राडियोल हार्मोन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो पीक वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पीक वैल्यू क्या होगी 21 डेज में, वो है 6 Ng/dl। यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा, 6 Ng/dl। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम इज अ विच टाइप ऑफ कलर बॉडी। यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि कार्पस लूटियम जो है वो किस कलर बॉडी, मतलब किस टाइप की कलर बॉडी है। हम इसको किस टाइप की कलर बॉडी के नाम से जानते हैं। तो किस टाइप की है ये, येलो। ये येलो कलर बॉडी है कार्पस लूटियम, ये ओवरी में पाई जाती है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि इसमें आपको प्यूबर्टी की पीक एज बतानी है। यानी कि प्यूबर्टी की पीक एज कितनी होती है। तो प्यूबर्टी की पीक एज क्या होगी, वो है 13 ईयर्स, यानी कि 13 साल। इसका राइट आंसर सी होगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। यानी कि इसमें हमको ये बताना है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहेंगे, यूमेनोरिया। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, यूमेनोरिया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज अ टेम्परेरी लेवल इज नोन एज। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कुछ समय के लिए रुक जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे। जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है और फिर स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एमेनोरिया। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, एमेनोरिया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। यानी कि इसमें हमें आपको ये बताना है कि फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का सबसे बड़ा कॉज क्या होता है। फिजिकल एमेनोरिया का सबसे बड़ा कॉज क्या है, वो है प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, प्रेगनेंसी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज इज नोन एज। यानी कि ब्लीडिंग फेज के टाइम अगर पेन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी कि ब्लीडिंग के टाइम पर अगर हमें पेन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसमेनोरिया। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, डिसमेनोरिया।
बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजी प्रॉब्लम। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है गायनिकोलॉजी में, वो है डिस्मेनोरिया। यानी कि ये राइट आंसर बी होगा, डिस्मेनोरिया। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल सबसे ज़्यादा डिस्मेनोरिया में देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, डिस्मेनोरिया। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।